हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। उसमें जो डिसेबिलिटीज दी गई हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है जिसके हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली बनते हैं। क्योंकि हमारा 21 डिसेबिलिटी वाला जो एक्ट है जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके इस एक्ट को लाया गया था, और ये एक्ट 27 दिसंबर 2016 को आया था। बट इनफोर्स में जो आया था ये 2017 को आया था। कभी बार पूछ लिया जाता है कि ये इनफोर्स कब हुआ था, मीन्स लागू कब हुआ था। लागू ये 2017 को हुआ था। और इसमें क्या था, पीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारी 7 डिसेबिलिटी थी और इसमें जो है वो 21 डिसेबिलिटीज को दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी एक्ट में 3% रिजर्वेशन की बात की गई थी, बट आरपीडब्ल्यूडी में 4% की रिजर्वेशन की बात की गई है। और साथ ही साथ 5% रिजर्वेशन जो है वो हायर एजुकेशन के लिए भी बात की गई है, और प्राइवेट जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए भी 5% रिजर्वेशन की बात की गई है। उसको हम इस जो डॉक्यूमेंट है जो कि आरपीडब्ल्यूडी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी मदद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 4% जो है वो किसके लिए है और 5% जो है वो किसके लिए है। 4% जो है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो दिया गया है, और 5% जो है वो हायर एजुकेशन की, अगर कोई पीडब्ल्यूडी करना, पीडब्ल्यूडी पर्सन जो है वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए 5% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। और प्राइवेट वैकेंसीज के लिए भी 5% जो है वो रिजर्वेशन है। और इसमें जो टोटल जो चैप्टर है वो कभी बार हो सकता है पूछ लिए जाए। टोटल चैप्टर जो है वो इसमें 17 है, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो कि हमारा एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, वो थर्ड चैप्टर जो है वो एजुकेशन की बात करता है। ये आपने याद रख लेना है। अभी हम चलते हैं कि हमारा कहाँ जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि थर्ड चैप्टर जो है वो एजुकेशन की बात करता है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी प्रोवाइड करने की बात करता है। ये यहाँ दिया गया है जो कि आपने ध्यान में रखना है। प्रोवाइड करना है बच्चों को नेसेसरी सपोर्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उनको जो है वो स्कूल्स में जो है इनरोल करना है, सभी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, और रीजनेबल अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। ये थर्ड चैप्टर है जो कि एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसमें जो सिक्स्थ चैप्टर है वो क्या कहता है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सो बेंचमार्क भी आपको इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि 40% उन्होंने बेंचमार्क रखा है। कभी बार पूछ लिया जाता है कितना बेंचमार्क है, तो ये आपने याद रखना है। और एज जो है वो क्या है, जो पीडब्ल्यूडी वाले पर्सन है, वैसे हमारी जो है वो 6 to 14 ईयर जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए या जिनको टिपिकल चिल्ड्रन भी बोल दिया जाता है उनके लिए है। बट अगर हम पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो है वो 6 to 18 ईयर है। ये आपने याद रख लेना है कि 6 to 18 ईयर जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये जो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो कि 2009 में जो है आया था, उसमें जो है वो ये बात की गई है, उसी को इन्होंने जहाँ मेंशन किया है। तो आपने 6 to 18 ईयर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को याद रखना है। और यहाँ आपको रिजर्वेशन की मैंने बोला, तो देखो रिजर्वेशन हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है वो 5% जो है वो होना चाहिए। मीन्स जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, तो उनके लिए 5% रिजर्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट 4% देखें, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द एवरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4%। सो 4% जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों को 4% जो है वो वहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। 5% जो है वो आपने हायर एजुकेशन के लिए देखा, और 4% जो है वो गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर आपने देखा। और इसी के साथ जो है वो 5% जो है वो जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है वहाँ भी जो है वो क्या है 5% है।
हायर एजुकेशन के लिए 5% है, और साथ ही आपने याद रख लेना है कि 5% हायर एजुकेशन के साथ ही अगर प्राइवेट कई सेक्टर में कोई एम्प्लॉय काम करना चाहता है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनको जो है वो 5% वहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 4% जो है वो आपने याद रख लेना है कि ये हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनको छूट दी जाएगी 4%। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बेंच मार्क है वो कितना दिया है, नॉट लेस देन 40%। तो 40% से जो कम नहीं होने चाहिए, पर्सन में डिसेबिलिटी अगर है तो वो 40% के अंदर ही होना चाहिए। जब 40% से ज़्यादा हो सकता है, बट इससे कम वाले को डिसेबिलिटी जो है वो बेंचमार्क नहीं माना जाएगा, और उसको जो रिजर्वेशन जो हमने देखी 4% 5% वो नहीं दिया जाएगा अगर वो लेस देन 40% है। और वो भी 40% अगर डिसेबिलिटी बेंचमार्क में आता है तो उनके पास जो है वो सर्टिफाई अथॉरिटी सर्टिफाई जो है वो होना चाहिए, जो कि जो मीन्स मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं जिनके द्वारा जो है वो सर्टिफाई किया जाता है। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। अभी हम चलते हैं कि हमारी डिसेबिलिटीज के जो कौन सी डिसेबिलिटी है और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखेंगे कि जो डिसेबिलिटीज है, जो कि हमने देखा 21 डिसेबिलिटी है आरपीडब्ल्यूडी में, उसमें क्या क्या जो है वो सिम्टम्स होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अभी देखेंगे। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है, इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव कोई भी फंक्शन है उसमें पर्सन जो है वो इनेबिलिटी होती है कि वो कर नहीं पाते हैं, एक बाय सेल्फ के अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको मूवमेंट वगैरह में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है लिप्रोसी क्रोड। लिप्रोसी क्रोड में अगर देखें तो यहाँ लॉस ऑफ सेंसेशन होता है कि मीन्स हाथों और पैरों में क्या हो जाती है, सुन्नता हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपने याद रखना है कि ये लिप्रोसी क्रोड का अगर प्राइमरी सिम्टम पूछा है तो मीन्स उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट्स, और आईलिड और जो आईज है मीन्स आंखों और आईलिड के भी जो है वो क्या होती है, वीकनेस सेंसेशन जो उसकी वीक हो जाती है। नेक्स्ट सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें उन्होंने पूछा है कि सेरेब्रल पॉलिसी जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो यस जहाँ दिया गया है कि नॉन सेरेब्रल पॉलिसी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो कि बॉडी मूवमेंट को एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है, और ये ब्रेन के साथ रिलेटेड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरेब्रल पॉलिसी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ है, बट ये मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन में जो है वो अफेक्ट करती है, और ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। ये आपने याद में रखना है, नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट ड्वार्फिज्म, जो कि पूछा नहीं गया है बट कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ड्वार्फिज्म की जो है वो क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है। इसकी हाइट जो है वो आपने याद रखनी है 4 to 10 इंच होती है, और 70 मीटर में देखें, सेंटीमीटर में 147 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपने जो डिजिट लिखी हुई है ये आपने एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक क्या है, एक हेरिडिटरी जेनेटिक मसल्स डिजीज होती है जिसमें मसल्स वीक होती है। ये भी पूछा जा चुका है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें क्या चीज होती है, कि क्या सिम्टम क्या है। तो आपने याद रखना है कि मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। ये एक हेरिडिटरी जेनेटिक जो है वो एक डिजीज है, मसल्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट एसिड अटैक। तो एसिड अटैक आप सभी को पता है, ये नया ऐड किया गया है जो 21 डिसेबिलिटी में, इसको भी एक डिसेबिलिटी ही माना गया है। सो ये क्या क्या है, जिसमें पर्सन डिसफिगर ड्यू टू वायलेंट असल्टन्स बाय थ्रोइंग द एसिड। सो किसी भी सब्सटेंस किसी के ऊपर अगर फेंका गया है, थ्रो किया गया है, तो उसके डिसफिगर्ड हो जाने के कारण भी जो विक्टिम है वो एक डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस आपको याद रखना है कि क्या है, अगर टोटली एब्सेंट है साइट तो वो ब्लाइंडनेस है, या फिर विजुअल लेस देन जो है वो 3 to 60, जहाँ 10 to 200 जो कि स्नेलन चार्ट में भी आपको याद रखना है
कभी बार पूछ लिया जाता है ये किसने इन्वेंट किया था, तो वो नाम याद रखना है हरमन स्नेलन, जो कि जहाँ से आपको पता चल जाएगा, बट कभी बार हरमन अकेला दिया रहता है जहाँ स्नेलन। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि स्नेलन चार्ट में कभी बार कि फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है। जैसे हम देखते हैं ना, जो आई टेस्ट करवाने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ जो है वो लेटर्स लिखे जाते हैं, तो वो फर्स्ट लेटर जो है वो ई से स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन कहीं कॉम्पिटेटिव में पूछा जा चुका है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इसका जो है वो अगर विजुअल इक्विटी है ये याद रखना है। दूसरा, अगर लिमिटेशन फील्ड की पूछी जाए, ब्लाइंडनेस में फील्ड पूछा जाए कि फील्ड ऑफ विजन है तो वो एंगल लेस देन 10 डिग्री है। बट अगर लो विजन में आ जाए तो यही जो फील्ड विजन है वो लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपने ब्लाइंडनेस और लो विजन का दोनों का फील्ड विजन जो है वो याद रखना है, कभी बार पूछा जा सकता है। और लो विजन में जो है वो ये 3 to 60 था ब्लाइंडनेस में, और लो विजन में 6 to 18 एंड लेस देन 2 to 60 हो जाएगा। और स्नेलर में जहाँ हमने हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कितना हेयरिंग लॉस जो होता है जिसको हम डेफ कहते हैं, तो ये 70 dB हेयरिंग लॉस होता है स्पीच फ्रीक्वेंसी इन द बोथ ईयर। ओके, लास्ट में पूछा गया है शायद आईडी के पेपर में कि हार्ड ऑफ हेयरिंग कितना होता है। तो आपको हो सकता है कि 70 dB याद हो, बट हार्ड ऑफ हेयरिंग ना याद हो, जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आपने अभी याद रखना है कि 6 to 70 dB जो है वो क्या होता है, हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है, सेम स्पीच फ्रीक्वेंसी इन द बोथ ईयर। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को भी जो है वो इसमें अभी रखा गया है। अफेजिया जो है वो आपके याद रखना है लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि बच्चा रीजनिंग, मैथ, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको या अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो करने में डिफिकल्टी आती है। और ये क्वेश्चन बन चुका है कि अडेप्टिव बिहेवियर में जो होता है जैसे एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स किस डिसेबिलिटी में जो है वो अफेक्टेड होती है, तो ये आपने याद रखना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है वो अडेप्टिव बिहेवियर, एवरीडे जो हम करते हैं बिहेवियर, वो बच्चे को करने में डिफिकल्टी आती है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको एसएलडी भी बोल दिया जाता है, और ये टाइप्स बहुत बार पूछी गई हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हो, कभी बार ये भी पूछ लिया जाता है डिसलेक्सिया किसके साथ रिलेटेड है, तो डिसलेक्सिया रीडिंग के साथ रिलेटेड है। डिसग्राफिया जो कि राइटिंग के साथ रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया जो है वो मैथ के साथ रिलेटेड है। और डिस्प्रैक्सिया जो है वो क्या होता है, हमारी मोटर्स के साथ जो है वो, हमारी मसल्स के साथ जो है वो रिलेटेड होता है। ये आपने नाम जो है वो याद रखने हैं अगर आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, जो कि क्या होती है हमारी लैंग्वेज के साथ, और हमारी प्रोसेसिंग लैंग्वेज, स्पोकन, रिटन, हमारे एकेडमिक के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। ऑटिज्म, सो ऑटिज्म आपको पता है न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन बच्चा नहीं कर पाता है, सोशली जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन उसमें जो है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है मेंटल बिहेवियर। सो मेंटल बिहेवियर में देखा हमने कि मेंटल बिहेवियर में क्या होता है, ये एक मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, इसके साथ जो है वो रिलेटेड होता है। हम जजमेंट नहीं कर पाते, जजमेंट में इम्पेयरमेंट होती है कि हम एक जजमेंट नहीं ले पाते हैं। बिहेवियर हो गया हमारा अग्रेसिव बिहेवियर, तो इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है मूड्स वगैरह में, तो वो मेंटल बिहेवियर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको ब्लड डिसऑर्डर जो है वो पूछे जाते हैं, तो ब्लड डिसऑर्डर आपने याद रखने हैं। कौन से होते हैं, ये हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है एंड सिकल सेल डिजीज जो है वो, तीन जो है वो हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज, ये सभी क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे मतलब हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल, SH कर, में कोई वर्ड नहीं बनेगा, बट हम ब्लड जब देखते हैं तो हम करते हैं ओ शिट,
तो शिट से आप याद रख सकते हो सिकल सेल डिजीज, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। ऐसे ही मैंने याद रखा है, इसलिए आपको मे बी हेल्प हो सकती है। आप अपने तरीके से भी निमोनिक कुछ बनाकर याद रखने के लिए आप कर सकते हो, बट स्पेलिंग भी आपको याद होने चाहिए। थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एंड हेमोफीलिया। नेक्स्ट एक है मल्टी स्क्लेरोसिस। ये भी आपने याद में रखना है कि ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि मल्टी स्क्लेरोसिस है, और ये नर्व सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटी, और ये भी याद रखना है मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या आ जाता है, एक से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसमें आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल डेफ ब्लाइंड जिसको बोल दिया जाता है। अगर डेफ ब्लाइंड आता है तो मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटी उनको बोला जाता है। इनको ड्यूल सेंसरी, कभी बार ये भी बोला जाता है ड्यूल सेंसरी डिसेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही सेंसेस है, हमारी 5 सेंसेस है और 5 सेंसेस से जे ईयर एंड जे आइज के साथ है, तो ड्यूल सेंसरी डिसेबिलिटी भी डेफ ब्लाइंड को बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से और भी जो है वो दो डिसेबिलिटी अगर साथ में है, जो दो से ज्यादा है, तो उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी रखा जाता है। माने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि पार्किंसंस डिजीज नहीं पूछा गया है, बट ये यहाँ दिया गया है कि प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट बार जो है वो आपको पार्किंसंस डिजीज पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है पी से ही पार्किंसंस डिजीज है और पी से ही प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो आप इस तरीके से ये नर्व सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है। इसमें भी मस्कुलर जो है वो हमारी क्या होती है, रिजिडिटी हो जाती है, स्लो हो जाता है हमारा काम, मूवमेंट जो है वो अफेक्टिव मिडल एज में जो है वो ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो ये हमारी सभी 21 डिसेबिलिटी हैं, और अगर जहाँ लिखा गया है कि अगर और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है तो बाद में ऐड कर दी जाएगी। टिल नाउ 21 डिसेबिलिटी है जिसको आपने याद रखना है सिम्टम के साथ। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है किसी में भी, तो आप क्वेश्चन जो है इसी वीडियो के नीचे जो है वो आप अपने डाउट्स को जो है वो पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।